Hi again. I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of CBI. Now, in this video, we will cover GST. So, without wasting any time, let's get started. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group 2nd for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. स्टार्टिंग विद जीएसटी एक्ट 2017 इसमें सबसे पहले दिया हुआ है पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर। इसमें बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 वेयर प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट अ टैक्सेबल पर्सन has suppressed any transaction relating to supply of goods services both या stock of goods in hand or has claimed ITC in excess of his entitlement या indulged in contravention of any of the provision of this act to evade tax या फिर any person engaged in the business of transporting goods or an owner or operator of a warehouse or a godown or any other place is keeping goods which have escaped the payment of tax or has kept his accounts or goods in such manner as is likely to cause evasion of tax payable under this act। तो जो वो प्रॉपर ऑफिसर है वो ऑथराइज कर सकता है इन राइटिंग एनी अदर ऑफिसर ऑफ सेंट्रल टैक्स to inspect any places of business, any places of business मतलब principal place of business भी और additional place of business भी of taxable person or the person engaged in the business of transporting goods or the owner or operator of the warehouse or godown or any other place। तो ये 67 सबसेक्शन 1 में आपको याद रखना है। अथॉरिटी कौन है? कोई भी प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर। और ये क्या कर सकता है? किसी दूसरे ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है इन राइटिंग टू इंस्पेक्ट एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस भी और एडिशनल प्लेस भी। उसके बाद 67 सबसेक्शन 2 के अंदर क्या लिखा है? इसके अंदर इन्होंने बोला है कि वेयर दी प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर आइदर परसुएंट टू एन इंस्पेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 और अदरवाइज। अब अदरवाइज क्या हो सकता है? तो खुद के मोशन पे हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी गुड्स लायबल टू कन्फिस्केशन और एनी डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स which in his opinion shall be useful for or relevant to any proceeding under this act are secreted in any place, he may authorize in writing any other officer of central tax to search and seize or may himself search and seize such goods, documents or books or things। तो अगर उसको लगता है या तो इंस्पेक्शन करने पे पता चलता है या अदरवाइज, यानी कि इंस्पेक्शन नहीं करा बट कहीं से अपने सोर्सेज से पता चल गया कि जो भी रेलेवेंट बुक्स वगैरह है, ठीक है, उनको सीक्रेट करके रखा हुआ है किसी भी प्लेस पर, तो वो जो है उनको सर्च करके और सीज जो है वो कर सकता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद में दिया इसमें ऑर्डर नॉट टू रिमूव। ऑर्डर नॉट टू रिमूव में बोला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 वेयर इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल टू सीज एनी सच गुड्स। अगर सीज करना प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकेबल नहीं है, सीज नहीं करे जा सकते हैं, तो जो भी पीओ या कोई भी दूसरा ऑफिसर है ऑथराइज्ड बाय हिम वो सर्व करेंगे ऑन द ओनर और द कस्टोडियन ऑफ गुड्स एंड ऑर्डर दैट ही शैल नॉट रिमूव, पार्ट विथ और अदरवाइज डील विद द गुड्स एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ सच ऑफिसर। तो अगर उसको डील करना है तो ऑफिसर जो इसकी परमिशन लेनी है, अदरवाइज वो जो है वो डील नहीं कर सकता है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ सीजर में दिया है कि सेकंड प्रोवाइजो जो है टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 उसमें बोला है डॉक्यूमेंट्स और बुक्स और थिंग्स जो सीज करे जाएंगे शैल बी रिटेन्ड बाय सच ऑफिसर ओनली फॉर सो लॉन्ग एज मे बी नेसेसरी फॉर देयर एग्जामिनेशन एंड फॉर एनी इंक्वायरी और प्रोसीडिंग। तो जब तक कि वो रेलिवेंट है, जब तक कि जरूरी है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए, तभी तक आपको अपने पास में रखना है। उसके बाद में वो जो है वो वापस से जो भी कंसर्न पर्सन है उसको दे देना है। देन रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स नॉट रिलाइड अपॉन। इसमें बोला है कि जो भी डॉक्यूमेंट बुक्स वगैरह है रेफर टू इन सबसेक्शन 2 और एनी अदर डॉक्यूमेंट बुक्स और थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय अ टैक्सेबल पर्सन और एनी अदर पर्सन which have not been relied upon for the issue of notice under this act or rule। ठीक है, तो जो भी नोटिस आप इशू करते हो उसके ऊपर, उस नोटिस को इशू करने के लिए आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट्स बुक्स वगैरह है उनका यूज नहीं करा, आपने उन पे रिलाई नहीं करा है, तो जिन पे भी आपने रिलाई नहीं करा है वो आपको क्या करने हैं? वापस करने है। शैल बी रिटर्न टू सच पर्सन विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज ऑफ द इशू ऑफ साइड नोटिस। जब से आपने नोटिस इशू करा है वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो जो भी बुक्स वगैरह है जिसपे आपने रिलाई नहीं करा फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस वो वापस करने है। इसके ऊपर ऑलरेडी एक केस स्टडी जो है वो एग्जाम के अंदर आ चुकी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद दिया है पावर टू सील। पावर टू सील में बोला है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 67 सबसेक्शन 4 जो भी ऑफिसर ऑथराइज करा जाएगा अंडर सबसेक्शन 2 shall have the power to seal or break open the door of any premises or to break open any almirah, electronic devices, box, receptacle in which any goods, accounts, registers or document of the person are suspected to be concealed where access to such premises, almirah, e-devices, box or receptacles is denied। अगर एक्सेस नहीं दिया जाता है तो उस केस में तोड़ फोड़ करके भी हम एक्सेस जो है वो कर सकते हैं, ये इसके अंदर लिखा हुआ है। देन राइट टू कीप कॉपीज में अलाउड टू टेक कॉपीज और एक्सट्रैक्ट इन जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर की प्रेजेंस है उसमें, एक्सेप्ट इफ एओ का ओपिनियन है कि ये प्री जुडिशियल होगा टू द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। तो क्या कंसर्न पर्सन जो है वो कॉपीज और एक्सट्रैक्ट ले सकता है? द आंसर इज यस। कब ले सकता है? एओ की प्रेजेंस में। लेकिन अगर एओ को लगता है कि यार ये चीज करने से, ये चीज अगर मैं अलाउ कर दूंगा तो ये प्री जुडिशियल हो जाएगा टू द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो वो मना भी कर सकता है ये चीज करने से, यानी एक्सट्रैक्ट और कॉपीज उस केस में जो भी कंसर्न पर्सन है उसको नहीं मिलेगी। देन रिलीज ऑन बॉन्ड में लिखा है कि द गुड्स जो सीज करे गए हैं वो रिलीज कर दिए जाएंगे प्रोविजनल बेसिस पे अपॉन एग्जीक्यूशन ऑफ अ बॉन्ड एंड फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो बॉन्ड साइन करके और सिक्योरिटी फर्निश करके भी आप अपना जो सामान है वो छुड़वा सकते हो, या फिर जो भी टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है आप वो पे कर दो जो उस पर बकाया है, तो उसके बाद भी आपके गुड्स जो है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। तो रिलीज ऑन बॉन्ड भी हो सकता है। उसके बाद रिटर्न व्हेन नो नोटिस इशूड, इसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी नोटिस जो है वो इशू नहीं करा गया विद इन 6 months ऑफ सीजर, नो नोटिस गिवन विद इन 6 months ऑफ सीजर, तो गुड्स जो है वो वापस कर दिए जाएंगे टू द पर्सन जिसके पोजेशन से उनको सीज करा गया था। तो ये 6 months का टाइम जो है आपको ध्यान रखना है। इसमें ये भी बोला है कि ये जो 6 months का टाइम है इसको एक्सटेंड करा जा सकता है बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 months। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिटर्न आप कर दोगे जो भी गुड्स है उनको, अगर कोई भी नोटिस आपने इशू नहीं करा 6 months के अंदर अंदर ऑफ सीजर। देन गुड्स ऑफ पेरिशेबल और हैजार्डस नेचर, इसमें बोला है गवर्नमेंट जो है वो हैविंग रिगार्ड टू पेरिशेबल और हैजार्डस नेचर ऑफ एनी गुड्स या डेप्रिसिएशन इन वैल्यू ऑफ गुड्स with respect to time and constants of storage space for the goods or any other relevant consideration by notification specify the goods or class of goods which shall as soon as may be disposed of by the proper officer। तो जितनी जल्दी हो सके उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए, बिकॉज वो पेरिशेबल या हैजार्डस नेचर क्या डेप्रिशिएट हो जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उनकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, या फिर स्टोरेज स्पेस का कांस्टेंट है या कोई भी दूसरा रेलेवेंट कंसिडरेशन जो लगता है उसके बेसिस पे प्रॉपर ऑफिसर को ये बोला जा सकता है कि जितनी जल्दी हो सके आप इस सामान को क्या करो, डिस्पोज ऑफ कर दो। उसके बाद इन्वेंट्री ऑफ सीज्ड गुड्स जो है वो मेंटेन करनी है, तो जो भी गुड्स सीज करे गए उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी, इन्वेंट्री तैयार करी जाएगी। एंड उसके बाद जो भी सर्च और सीजर होगा वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग जो है वो करा जाएगा। उसके बाद लिखा है सीज दी अकाउंट्स, रजिस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स। इसमें बोला है कि प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर रीजन टू बिलीव है दैट एनी पर्सन हैज इवेडेड और अटेम्प्ट टू इवेड द पेमेंट ऑफ एनी टैक्स, he may for reasons to be recorded in writing seize the accounts, records or documents of such person produced before him and shall grant receipt for the same and shall retain same for so long as may be necessary in connection with any proceeding for प्रोसिक्यूशन। तो जो भी अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट है उनको भी क्या करा जा सकता है, सीज करा जा सकता है और अपने पास रखा जा सकता है कब तक, जब तक कि वो नेसेसरी है इन कनेक्शन विद एनी प्रोसीडिंग फॉर प्रोसिक्यूशन। देन परचेस टू चेक द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडी, जिसपे ऑलरेडी पास्ट जो भी अटेम्प्ट हुए उसमें केस स्टडी जो है वो आ चुकी है कि कमिश्नर जो है वो खुद या फिर जो भी ऑफिसर ऑथराइज करा जाएगा बाय हिम may cause the purchase of any goods, services or both by any person authorized by him from the business premises of any taxable person, यानी कि उसके वहां पर जाकर के सामान वगैरह खरीद सकते हैं, सर्विसेज वगैरह जो है वो ले सकते हैं। एंड क्यों ऐसा करेंगे? टू चेक द इशू ऑफ टैक्स इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई बाय सच टैक्सेबल पर्सन, कि जो भी वो गुड्स वगैरह हम लेते हैं उससे या सर्विसेज वगैरह अवेल करते हैं तो उसके बदले में वो टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई एज द केस में भी इशू करता है या नहीं करता। और जब वो वापस करेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ एक चेक करने के लिए पर्पस के लिए करा जा रहा है, तो जब वापस करेंगे वो सामान को ऑन रिटर्न ऑफ गुड्स सो परचेज बाय सच ऑफिसर, जो भी वो टैक्सेबल पर्सन या दूसरा पर्सन है जो कि इंचार्ज है ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस, वो रिफंड करे अमाउंट सो पेड टुवर्ड्स द गुड्स आफ्टर कैंसिलिंग एनी टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई इशूड अर्लियर। तो अगर उसने इशू करे थे तो उनको कैंसिल कर देगा वो, और जो भी अमाउंट वगैरह पे करा था उस ऑफिसर ने वो भी वापस कर देगा। तो इस तरीके से भी जो इनवॉइस वगैरह का इशुएंस है क्या उसको चेक करा जा सकता है? द आंसर इज यस, बट आपको अथॉरिटी याद रखना है कि ऐसा कौन कर सकता है, कमिश्नर या ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम। बाय हिम का मतलब बाय द कमिश्नर। उसके बाद में इसमें बोला इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट, इसमें लिखा है कि गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर कर सकता है किसी भी पर्सन इंचार्ज को ऑफ अ कन्वीनियंस कैरिंग एनी
कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स ऑफ वैल्यू इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड अमाउंट, जो कि ई वे बिल के केस में हम अमाउंट पढ़ते हैं, टू कैरी विथ हिम सच डॉक्यूमेंट्स एंड सच डिवाइसेस, then details of documents required to be carried under subsection 1 shall be validated in such manner। तो ई वे बिल की जो है वैलिडेट करना पड़ता है उसको, वो सब ई वे बिल के प्रोविजंस में लिखा हुआ है। तो बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ई वे बिल ओनली। then conveyance is intercepted by proper officer at any place, he may require the person in charge of said conveyance to produce the prescribed document plus devices for verification, and said person shall be liable to produce the document plus devices and also allow the inspection of गुड्स। तो अगर वो रोक करके बीच में इंटरसेप्ट करके उससे वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है, ई वे बिल वगैरह मांगता है, तो वो उसको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। प्लस ऑफिसर जो है वो बोलता है कि अपने जो सामान लेकर के जा रहे हो उसका इंस्पेक्शन करवाओ, तो वो भी अलाउ करना पड़ेगा। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना, इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इन मूवमेंट में। देन पावर टू अरेस्ट के अंदर लिखा है वेयर द कमिश्नर हैज रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफेंस, जो कि स्पेसिफाइड है क्लॉज ए बी सी डी के अंदर ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 132, व्हिच इज पनिशेबल अंडर क्लॉज 1 or second of subsection 1 or subsection 2 of 132, he may by order authorize any officer of central tax to arrest such person। subsection 2 में लिखा है where a person is arrested under subsection 1 for an officer specified for an offense specified under 132 subsection 5, जो भी ऑफिसर ऑथराइज करा गया टू अरेस्ट द पर्सन shall inform such person of the grounds of arrest and produce him before a magistrate within 24 hours। तो ये आपको पावर टू अरेस्ट के अंदर जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद बेल ऑफ अरेस्टेड पर्सन में बोला है कि वेयर अ पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 फॉर एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 132, he shall be admitted to bail or in default of bail forwarded to custody of magistrate। and second, in case of non cognizable and bailable offense, जो भी डेप्यूटी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर है shall for the purpose of releasing an accused person on bail or otherwise have same powers and be subject to same provision as an officer in charge of a पुलिस स्टेशन। तो उनके पास भी वही सारी पावर्स वगैरह होंगी इस केस में, नॉन कॉग्निजेबल या बेलेबल ऑफेंस के केस में। देन पावर टू सम्मन अ पर्सन में बोला है कि जो भी प्रॉपर ऑफिसर है उसके पास पावर है सम्मन करने की किसी भी पर्सन को, ठीक है, जिसकी अटेंडेंस उसको लगता है कि नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि उसके पास में कोई ना कोई रेलेवेंट एविडेंस या डॉक्यूमेंट वगैरह है। उसके बाद एवरी सच इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर आईपीसी, ठीक है। तो जो भी ये सारी इंक्वायरी वगैरह होगी इसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा अंडर आईपीसी। उसके बाद एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, इसमें बोला है कि जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है अंडर दिस एक्ट, ठीक है, जिसको ऑथराइज करा जाएगा बाय पीओ नॉट बिलो द रैंक ऑफ जेसी शैल हैव एक्सेस टू एनी प्लेस ऑफ business of a registered person to inspect the books of account, document, computers, computer program, computer software, whether installed in computer or otherwise, and such other things as he may require and available at such place for the purpose of carrying out any audit, scrutiny, verification necessary है जो to safeguard the interest of रेवेन्यू। तो क्या इन सब पर्पस के लिए बेसिकली क्या बिजनेस प्रीमाइसेस को एक्सेस कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। बट अथॉरिटी कौन होगी? ऐसा ऑफिसर जिसको ऑथराइज करा जाए बाय पीओ, जो कि जेसी की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्यूटी ऑफ पर्सन इंचार्ज, इसमें बोला है कि हर यानी जब एक्सेस टू बिजनेस प्रेमाइसेस वाला केस होगा तो जो भी पर्सन इंचार्ज है उस प्रेमाइसेस का, उसकी क्या ड्यूटी होगी? तो एवरी पर्सन इंचार्ज ऑफ द प्लेस अंडर सबसेक्शन 1 शैल ऑन डिमांड मेक अवेलेबल टू द ऑफिसर ऑथराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1 और ऑडिट पार्टी डेप्यूटेड बाय द प्रॉपर ऑफिसर or a chartered accountant or a cost accountant nominated under section 66 रिकॉर्ड्स जो भी हैं, ठीक है, जो उसने मेंटेन करके रखे हुए हैं। देन उसके बाद में ट्रायल बैलेंस या उसका इक्विवेलेंट जो भी रिकॉर्ड उसके पास है। स्टेटमेंट्स ऑफ एनुअल फाइनेंशियल अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड, देन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इनकम टैक्स की ऑडिट रिपोर्ट एंड एनी अदर रेलेवेंट रिकॉर्ड जो है वो उसको उनको प्रोवाइड करना है फॉर स्क्रूटनी बाय द ऑफिसर और ऑडिट पार्टी और सीए और सीएमए विद इन अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 वर्किंग डेज from day when demand is made or further period allowed by the said officer or the audit party or CA और CMA। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं जब से मांगा गया है वहां से 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड करना है, लेकिन अगर उन्होंने और एक्सटेंडेड पीरियड अलाउ कर दिया तो एक्सटेंडेड पीरियड में आपको वो चीज प्रोवाइड करना है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट दिया है ऑफिसर्स टू असिस्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर। तो जो भी दूसरे ऑफिसर्स हैं, अथॉरिटीज वगैरह हैं, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑफिसर्स की क्या करेंगे? मदद करेंगे इन कैरिंग आउट द प्रोसीडिंग्स, और उनको जो है नेसेसरी असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये पूरा आपको जो है जीएसटी के अंदर जो है ध्यान में रखना है। I hope this video helped you in the revision of the provision discussed and get better understanding of the provision. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.